कौन सा बैच है? बैच बताओ कौन सा बैच, कौन सा है? नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? ओके, नमस्कार साथियों। थैंक यू मयंक बत्रा, थैंक यू मयंक अग्रवाल। कैसे हैं आप सब? यस यस, ऐप पे एकदम ऐप पे। सबसे पहले तो यू आर लकी वंस। इसलिए लकी वन क्योंकि मैं पहले जीओसी नहीं पढ़ाने वाला था तुमको, कोई और जीओसी पढ़ा रहा था, और लेकिन मामला बना और अब मैं जीओसी पढ़ाने लग गया आपको। ये कौन नाम में लिख रहा है इस तरह से? कौन है ये? अपना खुद का नाम लिख रहा है। ये क्या यहाँ चला रखा, क्या है, कौन है ये? ये कौन है? ये इस तरह से ये क्या चल रहा है? एक मिनट आया मैं। तो बस मैं ठीक हूँ। तो बेसिकली जीओसी में पढ़ाने वाला नहीं दिखता, लेकिन यू आर लकी वंस। और शायद आपको मैं कई सारे यूनिट्स पढ़ाऊँ, आपके बैच को स्पेशली काफ़ी ज़्यादा, कई सारे यूनिट्स में तो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के बहुत सारे यूनिट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे मुझसे। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब लोग एक्साइटेड हैं? आप आर यू एक्साइटेड? मतलब आपके जून जुलाई बैच को काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। यस यस ऋत्विक, यस यस हेमंत, महक, पारुल। कोऑर्डिनेशन, जीओसी, थर्मोडायनेमिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आनंद, उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। कोऑर्डिनेशन, जीओसी, थर्मोडायनेमिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ ऑलरेडी, उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ाऊँगा। अभी मैं उनको आपको बता नहीं रहा हूँ, अभी फ्यूचर में रहने दीजिए। एक्साइटेड रहेंगे आप तो गैस करेंगे तो मज़ा आएगा आपको। कई सारे टॉपिक्स और पढ़ने वाले हैं, राइट। पहले तो आप लोग पढ़ने से पहले तो ये समझें कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप नए नए एडमिशन लिए हैं सब लोग, राइट, जून जुलाई बैच से आप हैं, तो जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ने को केवल तैयारी नहीं माने सब लोग। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। केवल आप लेक्चर्स तैयारी नहीं है, ठीक है।
हम बहुत बढ़िया लेक्चर आपको डिलीवर कर देंगे, तो वो तैयारी नहीं है आपकी, वो प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है आपका, राइट। प्रिपरेशन जो आइडियल प्रिपरेशन जिसको हम बोलेंगे, आइडियल प्रिपरेशन का अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई आइडियल प्रिपरेशन क्या है, अगर बात करना चाहें व्हाट इज आइडियल प्रिपरेशन, राइट। एक बार इसको ऐसे करके, हाँ, एक आइडियल प्रिपरेशन क्या है, अगर इसके बारे में चर्चा कोई हमसे करेगा तो आइडियल प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है उसमें केवल लेक्चर लेना नहीं है। पहले भी बहुत सारे बच्चे जो नवंबर से पढ़ते आ रहे हैं, दिसंबर से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे लेक्चर्स बहुत अटेंड कर रहे हैं, सबने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, काफ़ी सवाल काफ़ी पढ़े हैं लेक्चर्स, बट क्या वो लेक्चर्स पढ़ने से उनको सब्जेक्ट आ गया? क्या उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है? उनका सिलेबस तो पूरा होने पे आ रहा है, लेकिन क्या वाकई में उनका सिलेबस पूरा हो गया? हमारा सिलेबस तो पूरा होने आ रहा है हमारी तरफ से, पर क्या वाकई में उनका सिलेबस पूरा हो गया क्या? इसलिए आप क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि आइडियल प्रिपरेशन किस तरह से बढ़ेगी, आपको कैसे प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर अभी से करते रहेंगे तो पेंडेंसी नहीं आएगी, स्ट्रेस नहीं आएगा, बर्डन नहीं क्रिएट होगा, और आप फ्री माइंड होकर आराम से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं किया आपने और चीज़ें बंडल इकट्ठे होना शुरू हो गए, बर्डन होना शुरू हो गया, प्रेशर होना शुरू हो गया, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएगी। उसके बाद से हम कितना भी बढ़िया पढ़ाएं, कुछ भी करें, उससे बहुत अच्छा फायदा या बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है नहीं, राइट। इसलिए आइडियल प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आप जस्ट शुरू किए हैं। आपको जो भी लेक्चर होता है आप उसी वक्त उसको रिवाइज करेंगे, उसी सेम डे रिवीजन, मतलब ये बहुत जरूरी है, सेम डे रिवीजन होना चाहिए। सेम डे से मेरा मतलब है आज का कल सुबह हो सकता है, लेकिन उसी वक्त रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, और सेम डे रिवीजन के साथ साथ एंड मेकिंग ऑफ शॉर्ट नोट्स, और हाथों हाथ आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, बहुत जरूरी है शॉर्ट नोट्स बनाना। आगे आपको यही शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े फॉर्मूले और वो सब कोई काम नहीं आएगा। मेकिंग ऑफ शॉर्ट नोट्स ये तो आप हाथों हाथ करते चलिए। अगर आज कोई लेक्चर हुआ है तो आज ही प्लीज उसको रिवाइज कीजिए, आज ही प्लीज उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। मेरी बातों को बहुत ध्यान रखना, अभी आप शुरू कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। जो लोग 2-2, 4-4, 5-5 महीने से पढ़ रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम्स भुगत रहे हैं, वो जो उनकी दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों से आपको आगाह करा रहा हूं, पहले ही आपको चेता रहा हूं मैं। एक तो ये जो ये लिख रखा है ना, फलाना सर फैन क्लब, और ये नाम अपना लिखना शुरू कर दो, ये यहाँ बकवास नहीं चलेगी, ठीक है। फलाना फैन और ढिमकाना फैन ये नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई भी नहीं चलेगा। अपना ओरिजिनल नाम लिखो, यहाँ पे वो चुनाव नहीं चल रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे कि फलाना फैन क्लब, ढिमकाना फैन क्लब, ये नहीं दिखना चाहिए मेरे को यहाँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फलाना फैन क्लब, ढिमकाना फैन क्लब, ये दिखना नहीं चाहिए कमेंट में, मेरे को बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। दिस इज ऑफिस, ये अकेडमी है, ठीक है। अपना नाम लिखिए वहां पे, फालतू फर्जी नाम लो यूज मत कीजिए। लेक्चर के तुरंत बाद आप प्लीज उससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट आपको दिया गया है, आप उस असाइनमेंट को पक्का प्रैक्टिस करें। 100% उस असाइनमेंट की प्रैक्टिस करें। बहुत जरूरी है उस असाइनमेंट की प्रैक्टिस करना, बिकॉज असाइनमेंट की प्रैक्टिस या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। असाइनमेंट्स अगर आपके खत्म हो जाए, यूनिट आपकी खत्म हो जाए, तो लगे हाथ आप बुकलेट को खत्म कीजिए। जो भी बुकलेट आपको दी है, उन बुकलेट की एक्सरसाइज को आप प्लीज खत्म कीजिए, और अच्छी बुकलेट होनी चाहिए, केम एकेडमी लेवल की बुकलेट की एक्सरसाइज को आप फिनिश कीजिए, कंप्लीट कीजिए, वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब भी आपको समय मिले, उसी महीने में या उसी वक्त, उसी ड्यूरेशन में, उसी वीक में आप उसका यूनिट टेस्ट भी दे दीजिए। अगर ये बात करते चलेंगे ना आप एंड तक, मैं गारंटी दे रहा हूं, इन 4 स्टेपों को फॉलो करते चलेंगे ना एंड तक, तो आपकी सारा सिलेबस आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। लेक्चर्स, जो लेक्चर होते हैं, लेक्चर होते ही सेम डे उसको रिवाइज कीजिए, लेक्चर अटेंड तो करना ही है। फिर असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, पक्का उसका 100% उसको सॉल्यूशन बना लीजिए असाइनमेंट का। मेरे साथ तैयारी करते चलिएगा, बिल्कुल जैसे जैसे मैं कहता रहता हूँ। आप लकी हैं कि आपके बैच में स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ। कई सारे यूनिट्स में डिस्कस करने वाला हूँ। जो आप थर्मो सोच रहे हो वो तो करूँगा, उसके अलावा बहुत सारे यूनिट्स में डिस्कस करने वाला हूँ। असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम्स होती है। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम आती है
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, तो उन प्रॉब्लम्स का डाउट क्लास में सॉल्यूशन होगा। उन प्रॉब्लम्स के लिए हम डाउट क्लासेस लगाते हैं। आप प्रॉपर डाउट क्लास अटेंड कीजिए, आप करते नहीं है। टीचर जब डाउट क्लास की हम लगाते हैं तो आप अटेंड करते नहीं है, ऊपर से टीचर से पूछते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। वो बेहद खराब तरीका है, उससे कभी समाधान नहीं होना, सॉल्यूशन नहीं होना। आप प्रॉब्लम्स को डाउट क्लास के थ्रू सॉल्व कीजिए, एकदम प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व कीजिए। प्रॉपर कैम एकेडमी के जो चैनल होता है मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व कीजिए। आप इधर उधर भेजते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, उससे कोई फायदा कभी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, कभी भी फायदा नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट, बुकलेट एक्सरसाइज। हम उस बुकलेट एक्सरसाइज के लिए पक्का सॉल्यूशन या डिस्कशन क्लास लगाएंगे। डिस्कशन क्लास जो आपकी लगती रहती है, डाउट क्लास की तरह ही होती है, वो डिस्कशन जो क्लासेस होती हैं, उन डिस्कशन क्लासेस में आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आप खत्म कर लीजिए, उसके थ्रू बुकलेट कर लीजिए। और यूनिट टेस्ट में आप यूनिट टेस्ट के सॉल्यूशंस देख लीजिए, आपको खुद को ही सॉल्यूशन से आइडिया लग जाएगा। और फिर भी अगर सॉल्यूशन से आइडिया आपको नहीं लग रहा है तो तीनों के लिए ही आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, और वो ऑप्शन है आप तीनों में ही दिक्कत आए और आप डाउट पोर्टल भी यूज कर सकते हैं। कैम एकेडमी का अभी थोड़े दिन उसमें कुछ चल रहा था, डाउट पोर्टल में इसलिए दिक्कतें चल रही थी, वापस ठीक हो गया है। वो कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और मेंटेनेंस था, चल रहा था, कुछ चेंजेस कर रहे थे। तो डाउट पोर्टल पे भी आप जा सकते हैं, ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते चलेंगे एकदम सिस्टमेटिक वाइज सिस्टमेटिक, लेक्चर करने से कुछ नहीं होगा, कितना भी बढ़िया कोई लेक्चर पढ़ा रहा है उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हासिल होने वाला है इसी तरीके से। बुकलेट वही तो नहीं आई, वो आप ऑफिस में बात कर लीजिए, आ जाएंगी बुकलेट धीरे धीरे। ठीक है। इन 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, घर पे चिपका दीजिए। इन चारों स्टेप्स को घर पे चिपका दीजिए। रिवीजन शॉर्ट नोट्स, असाइनमेंट प्रैक्टिस, बुकलेट एक्सरसाइज और यूनिट टेस्ट। रिवीजन शॉर्ट नोट्स, रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स, ये 4 स्टेप अपने घर पे चिपका दीजिए। असाइनमेंट की प्रैक्टिस, बुकलेट की एक्सरसाइज, बुकलेट की एक्सरसाइज, ठीक है, और यूनिट टेस्ट यूटी। आप अगर इन चारों को फॉलो करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, ऐसी कोई दुनिया में ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन होने से रोक दे। आप कहोगे सर हम सभी फॉलो करेंगे तो उसका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, यही तो गजब की ब्यूटी है। सब फॉलो करेंगे ही नहीं इसका, सब फॉलो फॉलो कर ही नहीं पाएंगे इसका। कुछ ही बिरले हैं जो इसको फॉलो कर पाएंगे, और जो फॉलो कर पाएंगे केवल वही है, ओनली वही है जो सिलेक्शन के दावेदार होंगे। आपके रिवीजन और शॉर्ट नोट्स, असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस, बुकलेट्स की एक्सरसाइज और यूनिट टेस्ट। प्रॉमिस करो आज ही क्लास में जितने मेरी क्लास में बैठे हुए हैं पढ़ाई तो करते रहेंगे, पढ़ाई तो करनी ही है पूरी। हाँ दैया, वो हम अपने अकॉर्डिंग लगा देते हैं, उसको तुम हमको सजेशन मत दो, हमारा मानो हमको मत दो सजेशन। ठीक है, हमारा सजेशन मानो, अपना मत दीजिए। हम जो परफेक्ट होगा वही करेंगे तुम्हारे लिए, जो परफेक्ट होगा। आप आज क्लास शुरू कर रहा हूं मैं, और शायद हो सकता है कि आपके बैच को मैं बहुत ज़्यादा यूनिट्स पढ़ाऊं, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स, हो सकता है दोनों को। आप बहुत लकी हो, यू आर द वेरी लकी वन। फिर से मैं कह रहा हूं आप कि ऐसा मैंने कभी हुआ नहीं है। पिछले पिछले 5-6 सालों में मैंने 1-2 यूनिट ही पढ़ाई है एक बैच को। वो अलग बात है किसको क्या पढ़ाई अलग अलग। एक बैच को इतनी यूनिट पढ़ने को शायद ही कोई मिला हो, शायद ही मिले होंगे। कोई बात नहीं, जिसमें लेट हो उसको छोड़ दीजिए, मैं अग्रवाल उसमें। तो आप मुझे आज पहले दिन प्रैक्टिस प्रॉमिस कीजिए कि आप इस पूरे प्रोसेस में जब तक आपके 5-6 महीने सिलेबस चलेगा आप इसको फॉलो करेंगे और किसी भी वक्त इससे डेविएट नहीं करेंगे। इस बात का मुझे प्रॉमिस दीजिए। सब लोग मुझे प्रॉमिस करके बताइए यहाँ पे कि आप A to Z बात फॉलो करेंगे और बिल्कुल भी किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। पक्का? थैंक यू स्वाति। पूजा थैंक यू। प्रियंका गुड, प्रॉमिस किया आपने। राहुल, दिव्या, बाबूलाल, प्रियांशी, सोमोना, चंचल, आनंद, दुलगंडे, पारुल, हेमंत, दीक्षा, सुनिधि, मुस्तफा, चेतन, दीप्ति, यदुवंशी, महक, मानसी, पारुल, नाजिया, हर्षल, हेमांग
और ये फैन है ना, फैन, ये अपना नाम चेंज कर दे, ठीक है, अपना ओरिजिनल नाम लिखिए यहां पे। दोबारा मैंने नाम देखा तो क्लास में बंद कर दूंगा मैं एक्सेस। समझ में आया? ये सब नहीं चलेगा इधर। ठीक है भवानी, ठीक है। सो अब स्टार्ट करता हूं मैं। स्टार्टिंग द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द जीओसी आई एम स्टार्टिंग द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक का बेस हम जिस चैप्टर में बनाएंगे, पूरी ऑर्गेनिक की समझ हम जिस चैप्टर में डेवलप करेंगे अपनी, उसको कहते हैं हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर मैं हिस्सों में बांटूं, इसको कुछ पार्ट्स में बांटूं, तो हम कह सकते हैं बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 5-6 हिस्सों में पढ़ते हैं। पहला प्री जीओसी का पार्ट। प्री जीओसी से मेरा मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जो बात पढ़नी है उसका हिस्सा होता है प्री जीओसी। दूसरा पार्ट क्या होगा प्री जीओसी के अलावा? द सेकंड पार्ट जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कह सकते हैं इनको। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स कहा जाता है। इस वाले पार्ट में हम इंडक्टिव, मेजोमेरिक, रेजोनेंस, फलाना ढिमकाना, इनकी चर्चाएं करने का प्रयास करेंगे। फिर हम कुछ स्टेरिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे थोड़े बहुत। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अलावा स्टेरिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे, और स्टेरिक इफेक्ट के साथ एक और तरीके के इफेक्ट पढ़ने वाले हैं हम, जिनकी भी बहुत जरूरत पड़ेगी, और वो है फील्ड इफेक्ट्स। दरअसल फील्ड इफेक्ट्स की भी चर्चा करेंगे हम, उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेटेड, जीओसी से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है आपका, और वो कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी। हालांकि वैसे एरोमेटिसिटी अलग से भी कॉन्सेप्ट है, पर इसके अंदर भी कह सकते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस एरोमेटिसिटी को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो एक अपने आप में स्टेबलाइजेशन का क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर हम एप्लीकेशंस पे चले जाएंगे, और एप्लीकेशंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं एसिड बेस केमिस्ट्री, या इसको हम एसिडिटी एंड बेसिसिटी की बात बोलेंगे, इसकी बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में हम लोग, राइट। फिर इंटरमीडिएट केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की केमिस्ट्री, इसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। सो इस तरीके से हम प्री जीओसी से शुरू करके और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पर जाके हम लोग रुकेंगे। ये एक हमारा प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से हम अपने इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को डेवलप करने वाले हैं, राइट और नॉट। अच्छा, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, क्या होते हैं स्टेरिक इफेक्ट? आइए इन सब की चर्चा में धीरे धीरे आपको बता दूं या थोड़ा थोड़ा समझा दूं। 3 प्रकार के इफेक्ट अगर हम बात करें, 3 तरह के इफेक्ट्स डील करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरी आईज से भी आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं क्लास आपकी ले रहा हूं, तो आज उतना धीरे आराम से पढ़ते रहेंगे। इफेक्ट इन जीओसी की बात करें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, या इफेक्ट इन ऑर्गेनिक की ही बात करें, ऑर्गेनिक की ही बात कर ले अगर आप, इफेक्ट इसी की चर्चा कर ले अगर इफेक्ट, राइट। तो अगर हम इस इफेक्ट की बात करें तो 3 तरह के इफेक्ट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। नॉर्मली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, वो वाया बॉन्ड लगते हैं, ये बॉन्डों के थ्रू लगते हैं, वाया बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड्स के थ्रू इफेक्ट लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा, या इलेक्ट्रॉनों का चार्ज इधर से उधर जाएगा, या इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इधर से उधर शिफ्ट होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इनको कहा जाता है। दूसरे जो इफेक्ट हैं वो होते हैं फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट की खास बात ये होती है, फील्ड इफेक्ट की खास बात ये होती है कि ये बॉन्ड के थ्रू नहीं लगते, ये थ्रू स्पेस लगते हैं, स्पेस के थ्रू लगते हैं।
THROUGH, थ्रो स्पेस, स्पेस के थ्रू लगेंगे ये इफेक्ट। और तीसरे होते हैं, वो होते हैं स्टेरिक इफेक्ट। कमाल की बात यह है, स्टेरिक इफेक्ट भी थ्रो स्पेस ही लगते हैं। फिर भी इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये भी थ्रो स्पेस ही लगते हैं, स्पेस के थ्रू ही हम इनको लगाते हैं, पर इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो मैं समझा दूंगा आपको क्या चीज है और कैसे वाया बाउंड्स पढ़ते हैं, कैसे वाया स्पेस पढ़ते हैं, और ये भी कैसे थ्रो स्पेस देखते हैं हम लोग। आइए मैं आपको धीरे धीरे समझाना शुरू करता हूं, बहुत आसानी से समझाना शुरू करता हूं, नॉर्मल लेवल पे समझाना शुरू करता हूं। आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा, गारंटी से आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा 100%, उसका नाम तो सुना ही होगा, अपन भी पढ़ने वाले हैं उसको डिटेल में, कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़े बड़े बच्चे हो इसलिए मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं इस कहानी को, तीनों का डिफरेंस समझाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। राइट, मान लीजिए आपने कार्बन की चेन पे कोई फ्लोरीन जोड़ दी, राइट, इस तरीके से। राइट, अभी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ा, बात बता रहा हूं तीनों को मैं। कार्बन की एक चेन थी, उस पर एक फ्लोरीन आपने इस तरीके से जोड़ दिया, राइट। दूसरी तरफ एक और कार्बन की चेन थी जिस पर कोई मान लीजिए यहां पर COOH था और उस पर आपने यहां NMe जोड़ दिया, ठीक है, एक Me यहां जोड़ दिया, यहां पर आपने इसको प्लस लिख दिया। ओके ओके। एक मान लीजिए आपने क्या किया, बेंजीन की एक रिंग थी और उस बेंजीन की रिंग में, ये आपकी बेंजीन की रिंग है, और उस बेंजीन की रिंग में यहां पर एक ग्रुप था, मान लीजिए NO2, ठीक है, सॉरी ऐसे बनाना पड़ेगा NO2, और यहां पर आपने ग्रुप लगा दिया मान लीजिए मिथाइल CH3, ठीक है। आप समझने का प्रयास करना इन तीनों चीजों को, बहुत इंटरेस्टिंगली मैं तीनों चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने। आराम से बैठ के इसको समझने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे बैठ के इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से विड्रॉ करेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सब जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, अपन भी अभी पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की सारी कहानी। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड विड्रॉ करेगा तो ऐसे केस में इस कार्बन पर क्या आ जाएगा जनाब, प्लस आ जाएगा, और कार्बन पर प्लस आते ही कार्बन पर डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, डेफिनेटली 100% डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। 100% कार्बन अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, उस पर प्लस आते ही उसका न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो और बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, और स्ट्रांगली बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होगा तो वो फर्दर यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, और ऐसा हुआ तो इस कार्बन की और बढ़ जाएगी, सॉरी इस कार्बन की भी बढ़ जाएगी, इस पर प्लस आ जाएगा तो ये पीछे वाले कार्बन से विड्रॉ करेगा। इस तरीके से क्या हो रहा है, अगर हम इस पूरे मॉलिक्यूल की पिक्चर के बारे में समझें, और अगर ये फ्लोरीन नहीं जुड़ा होता तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लगभग इक्वली शेयर्ड होती, दोनों के बीच इक्वली शेयर्ड होती। अगर ये फ्लोरीन नहीं जुड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से इक्वली शेयर्ड होती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के बीच इक्वली शेयर्ड होती। लेकिन जैसे ही आपने ये फ्लोरीन जुड़ा नहीं होता तो बात है, जैसे ही आपने इस चेन के अंदर फ्लोरीन जोड़ा तो फ्लोरीन जोड़ते ही क्या हो गया जनाब, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करी, और उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने से फर्क ये पड़ा कि यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग इक्वली शेयर्ड थी, बराबर शेयर कर रहे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की तरफ चली जाएगी, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम रह जाएगी, पक्का बात है। ऐसे इस बॉन्ड की भी ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कार्बन की तरफ चली जाएगी, दूसरे कार्बन की तरफ ऐसे करके दूसरे कार्बन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। इसको ऐसे बोल के ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे कार्बन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी, और ये जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिनेटली कम रह जाएगी, 100% कम रह जाएगी। कुछ ऐसी पिक्चर होने वाली है, पक्का बोलो बेटा जी। इसका मतलब इस फ्लोरीन के जुड़ने से इन बॉन्डों के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इन बॉन्डों के थ्रू
इन बॉन्डों के थ्रू ट्रेवल करी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंच के फ्लोरीन की तरफ आ गई और इन पर डेफिशिएंसीज क्रिएट हो गई, इन कार्बन पर डेफिशिएंसीज क्रिएट हो गई। यहां हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चल रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, डिस्प्लेस हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं फ्लोरीन वाया बॉन्ड्स। लेकिन ये सारी जो कहानी हो रही है ये बॉन्ड्स के थ्रू हो रही है, ये इन सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू सारी स्टोरी हो रही है। इसलिए बॉन्ड्स के थ्रू अगर कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से उधर जाएगी, बॉन्ड के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से उधर चलेगी, तो इस तरह के इफेक्ट्स को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमेशा बॉन्ड्स के थ्रू लगते हैं। मतलब आप बताइए, अगर ये बॉन्ड नहीं होता तो क्या कभी इंडक्टिव इफेक्ट की कल्पना की जा सकती थी? अगर ये बॉन्ड नहीं होता, अगर मैं बीच से बॉन्ड काट दूं इस तरह से, अगर इस बॉन्ड को बीच में से मैं इस तरह से ब्रेक कर दूं, काट दूं और हवा में खुला छोड़ दूं, तो बताओ इस पर प्लस और इस पर माइनस तो आएगा, लेकिन इन पर तो कुछ भी नहीं आएगा, इन पर तो कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब पूरा जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी स्टोरी तभी चलेगी जब उनको बॉन्ड जोड़ेगा, ये बॉन्ड। इसका मतलब इस तरह के इफेक्ट बॉन्ड के थ्रू ट्रेवल होते हैं, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बॉन्ड्स के थ्रू जो इफेक्ट ट्रेवल होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो बताइए आप में से कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऐसे इफेक्ट्स हैं जो बॉन्ड के थ्रू लगते हैं, बॉन्ड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, बॉन्ड के थ्रू देखे जाते हैं, बॉन्ड के थ्रू इफेक्ट करते हैं। फटाक से मुझे लिख के बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से लिख के बताइए। पक्का? कंफर्म? ठीक है, चलिए, तो ये हो गए बॉन्ड के थ्रू होने वाले लगने वाले इफेक्ट। अब मैं इसी के दूसरे एग्जाम्पल्स की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं, उनको समझ लीजिए। आपके लिए उनको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जेमनेट की तैयारी कर रहे हैं, 11th-12th की नहीं कर रहे। आपको पता है अगर इस दूसरे मॉलिक्यूल को मैं समझूं तो इस दूसरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और यह बात हमेशा ध्यान रखना, अगर दुनिया में कोई भी चार्ज है ना तो उसकी एक फील्ड होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से उसकी एक फील्ड होती है, हमेशा आपने खूब पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की एक फील्ड होती है, राइट और नॉट? इन्हें फील्ड लाइंस कहा जाता है। इसीलिए ये जो चार्ज है इसकी एक फील्ड होगी गारंटी से, इस तरीके की फील्ड, इस तरीके की फील्ड होगी, ऐसे ही करके फील्ड होगी, राइट और नॉट? इस तरह की एक फील्ड होगी। उस फील्ड की वजह से होगा क्या, अगर यहां पर कोई माइनस है, माइनस है, तो वो माइनस उस पॉजिटिव की फील्ड में अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे केस में इस फील्ड की वजह से इस माइनस को लगेगा जनाब अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन लगने की वजह से ये माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, इसकी तरफ आएगी, पास आएगी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हवा के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है। ये जो खेला हो रहा है, ये खेला बॉन्ड के थ्रू नहीं हो रहा, बॉन्ड तो ये रहा, बॉन्ड के थ्रू चीजें नहीं चल रही है। अब खेला यहां जो हो रहा है वो बॉन्ड के थ्रू नहीं हो रहा, वो हवा में इनविजिबल हो रहा है, हवा के थ्रू हो रहा है, इन लाइनों के थ्रू हो रहा है। जो लाइनें विजिबल नहीं होती है, इनविजिबल लाइंस होती हैं, इनविजिबल लाइंस कहा जाता है इनको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इनके थ्रू हो रहा है, हवा के थ्रू, इस पिंक बॉन्ड के थ्रू ये खेला नहीं हो रहा। इट मींस इस तरह के जो इफेक्ट हैं उन्हें कहा जाता है फील्ड इफेक्ट। क्या बोलते हैं इनको? फील्ड के। जब किसी एक चार्ज की फील्ड में दूसरे चार्ज पर लगने वाले इफेक्ट काम करने लगे, या किसी एक चार्ज की फील्ड की वजह से दूसरा कोई जो चार्ज है उस पर इफेक्ट लगने लगे, इन्हें कहा जाता है फील्ड इफेक्ट। दीज आर कॉल्ड फील्ड इफेक्ट। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, फील्ड इफेक्ट? अब आता है स्टेरिक इफेक्ट की बात, अब आती है कहानी स्टेरिक इफेक्ट की बात। स्टेरिक इफेक्ट कंप्लीटली जो खिला है वो एक
लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन पे बेस्ड कहानी है NBEPR। इसको वेंडरवाल रिपल्सन भी बोलते हैं। स्टेरिक इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट में एक बात कॉमन है कि दोनों स्पेस के थ्रू लगते हैं, ये सच है, दोनों स्पेस के थ्रू अप्लाई होते हैं, सच है। लेकिन स्टेरिक इफेक्ट में कोई जरूरी नहीं वहां पर चार्ज हो, बस वो बड़ा होना चाहिए। चार्ज होना कोई जरूरी नहीं है, उसका चार्ज होना कतई जरूरी नहीं है, उसका बड़ा होना बहुत जरूरी है, वो बड़ा होना चाहिए, राइट। जैसे मैं यहां NR2 लिख देता, मान लीजिए मैं यहां NR2 लिख देता या NCH3 लिख देता, यहां भी NCH3 लिख देता। तो ऐसे केस में मोस्टली कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, ये भी एक तरह से न्यूट्रल टाइप का ही NCH3, इस पर कोई खास पोलराइजेशन नहीं है। और भी ये भी एक तरह से न्यूट्रल टाइप का है, इस पे भी कोई खास पोलराइजेशन नहीं है, इसमें भी कोई खास पोलरिटी नहीं है CH3 में, इसमें भी कोई खास पोलरिटी नहीं है। बट इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी CH बॉन्डों में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये बल्की ग्रुप हैं, और ये भी एक बल्की ग्रुप है। और दो बल्की ग्रुप जब एक दूसरे के पास आएंगे तो वो दोनों बल्की ग्रुप एक दूसरे को धक्का मारेंगे, दूर भगाएंगे, दूर करेंगे एक दूसरे से। मतलब इन दोनों के बीच इस तरह का जो रिपल्सन लगेगा दो बल्की ग्रुप्स के बीच, इन्हें कहा जाता है स्टेरिक इफेक्ट। दीज आर कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट। याद रहे, ये भी स्पेस के थ्रू लग रहे हैं, ये भी स्पेस के थ्रू लग रहे हैं। मतलब मैं इसको समझा के बताऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देख लीजिए, ओके पिंटोस, समझ लीजिए इस कहानी को। मान लीजिए मैंने ऐसा बनाया है, मान लीजिए मैंने इस तरह का खेला बनाया है। यहां पर मैंने बताया इसकी जो फील्ड लाइन है, उसकी जो फील्ड लाइन है, उन फील्ड लाइनों में इस ओ पर एक फर्क पड़ रहा है, इस ओ पर एक इफेक्ट पड़ रहा है। जनाब बोलो बेटा जी, ओ पर इसका कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह के खेल में कि हाँ ये जरूरी है, इसमें चार्ज होने जरूरी है, पॉजिटिव चार्ज हो या पार्शियल पॉजिटिव, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चार्ज होने जरूरी है फील्ड लाइनों के लिए। इस दूसरे खेल में क्या था, केवल उसका बल्कि होना जरूरी है, केवल बल्कि। अगर मैंने यहां पर NR2 ले लिया, इस तरह का एक बल्कि ग्रुप, और दूसरा CH3 ले लिया, तो दो बल्कि ग्रुप जब एक दूसरे के पास आएंगे, ये भी खेला स्पेस के थ्रू ही हो रहा है, इसमें भी इन दोनों के बीच जो रिपल्सन लग रहा है, दैट रिपल्सन वाया स्पेस लग रहा है, कोई बॉन्डों के थ्रू नहीं लग रहा, वाया स्पेस लग रहा है ये वाला रिपल्सन, राइट। और इसमें जो इफेक्ट लग रहा है वो डिपेंड करता है रिपल्सन अट्रैक्शन, वो तो डिपेंड करेगा। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन लगेगा, तो अट्रैक्शन ये इस तरह का जो लग रहा है। या अगर यहां पर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन लगता है, ऐसे केस में पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन लगता। इस तरह का जो चार्जेस के फील्ड्स की वजह से इफेक्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट, इसे बोलते हैं फील्ड इफेक्ट। और बल्कीनेस या साइज के बड़े होने की वजह से रिपल्सन लगता है ऑलवेज। याद रखना, स्टेरिक इफेक्ट ऑलवेज रिपल्सन टाइप की चीज होगी। ये जो रिपल्सन टाइप का लग रहा है बल्कि होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट। कॉमन दोनों में एक ही बात है कि दोनों लगते हैं स्पेस के थ्रू, डिफरेंस दोनों में बहुत है। यहां डिफरेंस है कि यहां चार्ज होना बहुत जरूरी है, बिना चार्ज के आप फील्ड इफेक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पोलरिटी होना बहुत जरूरी है, बिना पोलरिटी के आप फील्ड इफेक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्टेरिक के केस में चाहे चार्ज हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, बल्कि होना जरूरी है, उसका बल्कीनेस जरूरी है, साइज बड़ा होना जरूरी है। क्या आपको ये बात समझ में? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं अपोजिट चार्ज अंजलि नेसेसरी नहीं है। हो सकता है सेम चार्ज भी होते, हो सकता है यहां भी नाइट्रोजन का ही प्लस होता, तब तो ये रिपल्सन करते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंजलि, उससे कतई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपको ये तीनों बात समझ में आ गई? जो बॉन्डों के थ्रू लगते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जो स्पेस में लगते हैं स्पेस के थ्रू वो या तो फील्ड इफेक्ट है या तो स्टेरिक इफेक्ट है। स्टेरिक इफेक्ट में केवल उनका बल्कीनेस मायने रखता है, केवल उनका बड़ा होना मायने रखता है, केवल उनकी साइज मायने रखती है, केवल वो कितने बड़े हैं ये मायने रखता है। और यहाँ ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होते हैं, ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होंगे स्टेरिक में, ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होंगे स्टेरिक में। ये बातें आपको समझ में आई तो मुझे बताइए, फटाक से मुझे बताइए, कंफर्म आपको तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? पक्का? अगर चार्ज और बल्कि दोनों हो तो फील्ड तो लगता ही है।
स्टेरिक इफेक्ट में अगर चार्ज प्रेजेंट हो तो वहां फील्ड भी लगेगा, फिर वहां फील्ड भी लगेगा। तीनों एक साथ भी लग सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। तीनों एक साथ भी लग सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। तीनों एक साथ भी लग सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। इन सब में बहुत रायता, सब रायता ठीक हो जाएगा, सब रायता क्लियर हो जाएगा। नहीं महक, कोई जरूरी नहीं सिग्मा बॉन्ड, ना ना महक, ये तो मैंने इंडक्टिव बताया था सिग्मा बॉन्ड है। आप पाई बॉन्ड भी हो सकता है भाई महक, उनमें पाई भी हो सकता है, तो इंडक्टिव बताया मैंने सिग्मा बॉन्ड में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्मा में भी होते हैं, पाई में भी होते हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सिग्मा के थ्रू भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पाई के थ्रू भी होते हैं। मैंने सिग्मा वाला बताया, उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। पाई वालों को हम लोग बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट, पाई वालों को बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट, या सिग्मा पाई दोनों इन्वॉल्व हो तो बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। दोनों पॉजिटिव हो तो कैसे रिएक्ट करेगा? रिपेल करेगा राहुल, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो रिपेल करेगा, ऐसे केस में रिपेल करेगा राहुल। यस यस नाजिया मुस्तफा, यू कैन से कि ऑलवेज रिपल्सिव नेचर का होगा, क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट, लेकिन फील्ड इफेक्ट ऐसा जरूरी नहीं है। फील्ड अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता है। यस नाजिया यू आर राइट, यस नाजिया यू आर राइट। हाँ लगता है मयंक, लेकिन वो उतना फील्ड इफेक्ट काम नहीं करता। लग तो तीनों ही सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, लगने को कौन मना कर रहा है? तीनों लग सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, कोई मना नहीं कर रहा है तुमको, को नोबडी इज डिनाइंग यू, कोई मना नहीं कर रहा है। स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, क्या होगा नहीं होगा, ये तो मुखर्जी, ऋषिक मुखर्जी हम बाद में देखेंगे ये क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, छोड़ दीजिए, मैंने बेसिक आइडिया देना था, मैंने दे दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बॉन्ड्स के थ्रू लगते हैं, इसीलिए आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को तीन पार्ट्स में बांट सकते हो, तीन हिस्सों में बांट सकते हो। पहले वो जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगते हो, दूसरे वो जो पाई बॉन्ड्स के थ्रू लगते हो, थ्रो पाई बॉन्ड्स, और तीसरे वो जो सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्ड, दोनों बॉन्डों के थ्रू लगते हो, दोनों तरह के बॉन्ड्स के थ्रू लगते हो, या दोनों बॉन्ड जिस इफेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हो। अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देख रहे हैं तो उन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, आई इफेक्ट बोलते हैं उनको, इंडक्टिव। अगर पाई बॉन्ड्स के थ्रू, पहले समझ लीजिए आराम से, जीओसी का आज केवल बेसिक लेक्चर की, प्री जीओसी की चर्चा करेंगे हम, फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जीओसी के बारे में। अगर पाई बॉन्ड्स के थ्रू इफेक्ट लगने वाले हैं तो यहां आपको देखना पड़ेगा कि इफेक्ट परमानेंट है या टेम्पोरेरी है, परमानेंट इफेक्ट है या टेम्पोरेरी इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है या टेम्पोरेरी इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट कौन से होते हैं जनाब? जो बिना किसी की प्रेजेंस के करवाए जाते हैं, जिसमें किसी एक्स्ट्रा की प्रेजेंस की जरूरत नहीं। परमानेंट इफेक्ट्स में मेजोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है, इनको मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट को मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। कभी लोग इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल देते हैं, हालांकि कहना उसको मेजोमेरिक ही चाहिए, पर रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल देते हैं। टेम्पोरेरी इफेक्ट्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेम्पोरेरी का मतलब होता है ये इफेक्ट लगते हैं और गायब भी हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इन्हें कहा जाता है टेम्पोरेरी इफेक्ट्स को। और सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में जो इफेक्ट दोनों में लगते हैं, उन दोनों में लगने वाले इफेक्ट को कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन,
हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं उसको, ठीक है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाते हैं। दोज आर कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल जायद, डिस्टेंस सेंसिटिव होते हैं हाईली, वो सब समझ में आएगा जैद अंसारी, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इस तरह के इफेक्ट्स हमको पढ़ने हैं। पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है हमको, फिर हमको मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है या रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ना है, उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। टेम्पोरेरी का मतलब होता है ये किसी की प्रेजेंस में लगते हैं, प्रेजेंस हटाते ही वापस रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्सल इन नेचर होता है। टेम्पोरेरी से मेरा मतलब क्या है? परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोरेरी इफेक्ट में क्या फर्क है? परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोरेरी इफेक्ट में क्या फर्क है? वही है जो परमानेंट और टेम्पोरेरी में होता है नॉर्मली। परमानेंट का मतलब होता है नॉट रिवर्सल इन नेचर, ये रिवर्सल इन नेचर नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि इफेक्ट लग रहा है और इफेक्ट हट जाएगा ना, ये परमानेंट होते हैं, रिवर्सल इन नेचर के नहीं होते। और जो टेम्पोरेरी इफेक्ट होते हैं वो रिवर्सल इन नेचर होते हैं। टेम्पोरेरी इफेक्ट, टेम्पोरेरी इफेक्ट्स को आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ये रिवर्सल इन नेचर होते हैं। आप रिवर्स कर सकते हो, रिवर्सल इन नेचर मतलब जिसकी वजह से, जिस टेम्पोरेरी चीज की वजह से ये इफेक्ट जनरेट हुए, अगर वो टेम्पोरेरी चीज आपने हटा दी तो ये रिवर्स हो जाएंगे। और जिस टेम्पोरेरी चीज, किस टेम्पोरेरी चीज की वजह से जनरेट होते हैं, उस टेम्पोरेरी चीज को बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, कि किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में या रिएजेंट की वजह से ये इफेक्ट होते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ये होते हैं, तो रिएजेंट की प्रेजेंस होगी तो ये इफेक्ट लगेगा, रिएजेंट्स की प्रेजेंट हटा दी तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा, इस इफेक्ट को डिमिनिश हो जाएगा, हट जाएगा, कुछ भी कह दीजिए, गायब हो जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया इस तरह का, और H+ की प्रेजेंस में मैं यहां पर इस कार्बोनिल कंपाउंड को मैंने H+ की प्रेजेंस में एक्सपोज किया, तो जैसे ही H+ की प्रेजेंस में एक्सपोज करते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा, दरअसल इस पाई बॉन्डिंग का जो होमो है वो H+ को डोनेट हो जाएगा, और होमो डोनेट होने पर होमो मोस्टली लाई करेगा ऑक्सीजन पे, इसलिए ऑक्सीजन की तरफ से, ऑक्सीजन टर्मिनल से डोनेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन टर्मिनल से डोनेशन होगा तो यहां पर इस तरीके का पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हो जाएगा, पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होके यहां पर OH बन जाएगा और यहां पॉजिटिव बन जाएगा। इट मींस इस पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस पाई बॉन्ड का जनाब? बोलो। इस पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और वो कहां से कहां हुआ है जनाब? वो हुआ है कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से डिस्प्लेस होके ये पाई बॉन्ड चला गया, किस किस के बीच? किस किस के बीच? इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये शिफ्ट हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है वो पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन दरअसल डिस्प्लेस हो गए हैं। कहां से कहां डिस्प्लेस हुए हैं जनाब, आप बताइएगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच थे पहले, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच चले गए। लेकिन इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिवर्सल इन नेचर होता है या वो टेम्परेरी होता है। अगर आप H+ वहां से हटा देंगे, अगर H+ को वहां से हटा दे, रिमूव कर दे, तो ये वापस अपना बेसिक जिस स्टेट में था उसी में चला जाएगा। मतलब ये टेम्पोरेरी इफेक्ट होते हैं। उस टेम्पोरेरी चीज जिसकी वजह से ये इफेक्ट जनरेट हुए, अगर उस टेम्पोरेरी चीज को वहां से हटा लिया जाए, नहीं मैं परमानेंट कभी नहीं होंगे, ये परमानेंट कभी नहीं होंगे, बिकॉज ये चीज बनी हुई नहीं रह सकती है। ये परमानेंट कभी नहीं होंगे बिकॉज ये चीज बनी हुई नहीं रह सकती है, ये चीज बनी हुई नहीं रह सकती है। चलो मैं इस पे एक सवाल ही पूछ लेता हूं आपसे, चलो मैं आपसे इस पे एक सवाल ही पूछ लेता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल है कि मान लीजिए एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहीं से शुरुआत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बेसिक फंडामेंटल बातों की, ठीक है। H+ की प्रेजेंस ली, तो बताओ H+ की प्रेजेंस से क्या हो जाएगा? एनीबडी कैन से, एनीबडी कैन टेल, एनीबडी कैन एक्सप्लेन कि H+ की प्रेजेंस से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहां से यहां डिस्प्लेस हो जाएंगे, और डिस्प्लेस होके जनाब ये कुछ ऐसा हो जाएगा OH, और यहां पर क्रिएट हो जाएगा ये प्लस। अब आप मुझसे कहोगे कि सर एक बात बताओ, मान लीजिए हम इसको एक्सपोज कर दें, सपोज करें हम इसको एक्सपोज कर दें किसी न्यूक्लियोफाइल से,
या सेकंड स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल यहां पर डाल दें, कोई भी डाल दें न्यूक्लियोफाइल, या कोई, चलो अभी न्यूक्लियोफाइल आप नहीं जानते, आप तो ऐसे जान लो, कोई भी नेगेटिव स्पेसिस अगर मैं यहां पर डाल दूं, एनी नेगेटिव स्पेसिस, मान लो कोई भी एक्स माइनस टाइप की, हेलाइड नहीं है ये, कोई नेगेटिव स्पेसिस है जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई नेगेटिव स्पेसिस, अगर वो यहां पर ऐड कर दे तो वो गारंटी से यहां जुड़ जाएगी। बहुत सुंदर है, एकदम सुंदर है। और जुड़ने के बाद अब ये परमानेंट मॉलिक्यूल, ये तो परमानेंट मॉलिक्यूल नहीं है, इंटरमीडिएट है, ये तो आप जैसे इफेक्ट हटाओगे वापस चला जाएगा, वो तो रिवर्सिबल इन नेचर है। लेकिन एक बार अगर आपने इस तरह से डाल दिया तो अब यहां पर ये एक्स जुड़ जाएगा, और अगर ये एक्स जुड़ गया जनाब, तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये तो अब परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो गए ना भाई, CO के बीच से OH के बीच हो गए, तो फिर हम इसको परमानेंट इफेक्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? CO के बीच जो ये था, CO के बीच जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये डिस्प्लेस होके O और H के बीच 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब हम इसको परमानेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं हम इसको परमानेंट? आई वांट टू आस्क यू व्हाई वी आर नॉट सेइंग दिस परमानेंट। हाँ, कार्बन पर तो प्लस आएगा ना भाई, इस P कार्बन पे, यार मेरी आंखें आज बहुत जल रही हैं, दिख भी नहीं रहा मुझे सर, रिएजेंट ना हटाएं सर, इस P कार्बन पे प्लस आएगा क्या? प्लस लिखा तो है भाई, लिखा है प्लस, CPD चेंज हो गया। नहीं, अब रिवर्सिबल नहीं है, अब रिवर्सिबल नहीं है, अब तो एक कंपाउंड बन गया स्टेबल, अब ये वापस नहीं जाएगा, अब ये वापस नहीं जाएगा जनाब। हाँ, तो प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट तो हुआ ना भाई, उससे क्या लेना देना है? टेम्पोरेरी क्यों बोला मैंने? प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट होने को वजह से टेम्पोरेरी थोड़ी बोलते हैं किसी को, किसी के प्रेजेंस की वजह से हो रहा है उसको टेम्पोरेरी थोड़ी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक को टेम्पोरेरी इसलिए थोड़ी कहा मैंने को किसी की प्रेजेंस में हो रहा है, ना ना ना, इलेक्ट्रोमेरिक को तो टेम्पोरेरी इसलिए कहा क्योंकि वो रिवर्सल इन नेचर का है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हमको आ गया है कॉल भाई, मैं ले जाऊंगा डॉक्यूमेंट, मैंने बोला था मैडम को 3 दिन का समय दे दो मुझे, ठीक है? हाँ हाँ, बस अब 3 दिन का समय दे दो, केवल 3 दिन। हाँ, आज से काउंट कर लो 3 दिन, ठीक है? हाँ श्योर, 100% मंडे। हाँ हाँ, मंडे आ जाएंगे भाई, 100% मंडे आ जाएंगे, 100। अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। यहां से यहां गए तो अब ये इफेक्ट कहां रहा? ये तो रिएक्शन हो गई। अरे बेटा जी, ये इफेक्ट थोड़ी रहा, ये तो रिएक्शन हो गई ना। ये इफेक्ट थोड़ी हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हुआ है, ये तो मॉलिक्यूल ही बदल गया। ये मॉलिक्यूल कोई और है यार, दिस इज समथिंग एल्स मॉलिक्यूल। ये कोई ए मॉलिक्यूल है, ये कोई बी मॉलिक्यूल है भाई। तो अब आप ए की बी मॉलिक्यूल से कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? तो मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया भाई, ये तो मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया, ये वो मॉलिक्यूल रहा ही नहीं। इफेक्ट एक मॉलिक्यूल में देखते हैं, अलग मॉलिक्यूल बनने पर इफेक्ट थोड़ी देखते हैं। ये तो मॉलिक्यूल ही बदल गया भाई, ये तो मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया। ये वो मॉलिक्यूल थोड़ी है, वो ये मॉलिक्यूल थोड़ी है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है भाई, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है भाई। हाँ, इफेक्ट हमेशा एक ही मॉलिक्यूल में देखते हैं। इफेक्ट हमें, अरे महक, H+ ऐड करने से डिफरेंट मॉलिक्यूल क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल है क्या? ये मॉलिक्यूल है क्या महक? है ये मॉलिक्यूल है क्या महक? कैसी बात कर रहे हैं? ये मॉलिक्यूल है क्या? तो इंटरमीडिएट है, ये रिवर्सल होके वही मॉलिक्यूल बन जाएगा, तभी तो बात हो रही है।
ये मॉलिक्यूल है क्या कोई है? इज दिस ए मॉलिक्यूल? गजब बात कर रही है। इंटरमीडिएट है और क्या है, क्या होता है? अब रिएक्शन हुई, किसने कहा रिएक्शन हुई? बकवास कर रही है, बिना बात में रिएक्शन हुई। कहां से रिएक्शन हुई? इसको रिएक्शन बोलते हैं? किसने बोला रिएक्शन हुई? रिएक्शन हुई। कहां से रिएक्शन हुई? इससे इसमें जाने पर रिएक्शन हुई है। किसने बोल दिया तेरे को रिएक्शन हुई है? जानती भी रिएक्शन किसको बोलते हैं? ये रिएक्शन है? ये रिएक्शन है क्या? इज दिस ए रिएक्शन? पागल, ये रिएक्शन यहां होने पर। रिएक्शन तब बोलते हैं जब एक कंपाउंड से दूसरा बनता है, रिएक्शन। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने उसको बोलते हैं रिएक्शन। दिस इज ए रिएक्शन। रिएक्टेंट से अगर इंटरमीडिएट, ये कोई रिएक्शन है? इज दिस ए रिएक्शन? इट्स ए स्टेप ओनली, जस्ट स्टेप। हाँ चलिए छोड़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी पक्का 100%, क्योंकि वो रिवर्सल इन नेचर होता है, उसको रिवर्स किया जा सकता है, इसीलिए वो परमानेंट इफेक्ट नहीं है, टेम्पोरेरी इफेक्ट है। ठीक है, आइए अब हम पहला शुरू कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत आराम से, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत, आंखों में बहुत ज्यादा, सर भी बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज थोड़ा सा ऐसा रहेगा। इंडक्टिव इफेक्ट अब हम समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग द इंडक्टिव इफेक्ट। किसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट? बहुत एक ही लाइन में लिखता हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। अच्छा, पहले तो पुअर इफेक्ट है, ये एक पुअर इफेक्ट है, वीक इफेक्ट है, पुअर भी नहीं कह सकते इसको। ये एक वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, कमजोर है, वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, वाया सिग्मा बॉन्ड, किसके थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगता है, इसको लिए इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। राइट, वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स, वीक ईडी इफेक्ट, और वो भी सिग्मा बॉन्ड वाला इफेक्ट। दूसरी बात, तीसरी बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? तीसरी बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि ऐसे केस में आपको प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल चाहिए, प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल चाहिए। आपको एक परमानेंट डाइपोल होना चाहिए जिसकी प्रेजेंस में ये इफेक्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल चाहिए। चौथी बात इंपॉर्टेंट है, ये इफेक्ट परमानेंट इन नेचर का होता है, इफेक्ट भी परमानेंट होता है, परमानेंट नेचर का इफेक्ट होता है। ये इसके बारे में चौथी बात है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, काफी काम की बात थी। पांचवी बात के बारे में अगर इंडक्टिव इफेक्ट में बात करेंगे तो हम कहेंगे ये एक डिस्टेंस सेंसिटिव इफेक्ट है, हाईली, बहुत ज्यादा डिस्टेंस सेंसिटिव इफेक्ट है, यानी कि दूरी बढ़ने के साथ साथ तेजी के साथ डिमिनिश होता है इफेक्ट, या कमजोर होता चला जाता है, या वीकनिंग होती चली जाती है, या तेजी के साथ कमजोर होता हुआ चला जाता है, पहले ही कमजोर होता है और डिस्टेंस के साथ तो और भी ज्यादा कमजोर होता चला जाता है। और जो छठी बात है इंपॉर्टेंट, वो है ये डिपेंड करता है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, ये इफेक्ट डिपेंड करता है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट पे, की एलिमेंट्स की मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। दो प्रकार से इसको क्लासिफाई किया जाता है, दो तरह का इसको देखा जाता है कि टू टाइप का इफेक्ट लगता है, दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो तरह से। ये 7 बातें हमको पढ़नी है कि वीक इफेक्ट है, कैसे काम करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगता है, परमानेंट डाइपोल की प्रेजेंस में होता है, खुद अपने आप में परमानेंट नेचर का इफेक्ट है, डिस्टेंस का सेंसिटिव है, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू इसको चेक करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं, की एलिमेंट की मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लास्ट 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, दैट विल बी क्या बेटा जी? प्लस आई इफेक्ट और
माइनस आई इफेक्ट। और एक लास्ट बात मैं बोलना भूल, मतलब इसमें लिखना चाहिए मेरे को 8वीं, और वो बात है इसके लिए एक रेफरेंस यूज किया जाता है, और रेफरेंस यूज करते हैं हम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के रेफरेंस में ये सारा का सारा देखा जाता है। सुप्रभात, यही इंटरेस्टिंग खेल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डों के थ्रू वीक इफेक्ट लगते हैं ऑलवेज। यही तो इंटरेस्टिंग खेल है, यही तो इंटरेस्टिंग खेल है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू वीक इफेक्ट ऑपरेट होते हैं ऑलवेज। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इफेक्ट वीक होंगे, बॉन्ड वीक है तो इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। यही तो खास बात है। दिस इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बॉन्ड्स का नेचर वीक होगा, बॉन्ड्स वीक होंगे तो इफेक्ट का नेचर स्ट्रॉन्ग होगा डेफिनेटली। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स में हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल है। और अगर बॉन्ड का नेचर स्ट्रॉन्ग होगा जनाब, तो गारंटी से जो इफेक्ट है उनके नेचर आपके वीक होंगे। बॉन्ड और इफेक्ट एक दूसरे के आप उल्टे समझ सकते हो। अगर बॉन्ड वीक तो इफेक्ट स्ट्रॉन्ग, और अगर इफेक्ट वीक तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। यही है स्टोरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स की। ओके, की एलिमेंट क्या है अतुल? समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। पहले तो मुझे ये बात बताओ, ये समझ, ये 8 पॉइंट अपन को आपने देख लिए, क्या क्या है बताओ। वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है पहला पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है दूसरा पॉइंट, परमानेंट डाइपोल की प्रेजेंस में होता है तीसरा पॉइंट, परमानेंट नेचर का है चौथा पॉइंट, डिस्टेंस सेंसिटिव है पांचवा पॉइंट, की एलिमेंट की मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे इस इफेक्ट को एनालाइज किया जाता है छठा पॉइंट, प्लस आई माइनस आई दो तरह का होता है, और इसमें रेफरेंस हाइड्रोजन को लिया जाता है। हो गया बात, समझ में आ गई आपको? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? पक्का बोलिए, क्या हम चालू करें? 100% हम चालू करें? पक्का हम चालू करें? हसीबुल, अभी तो पॉइंट तो सारे समझाने हैं यार, अभी पॉइंट समझ कहां से आएगा, अभी तो सारे समझाने हैं। आइए जरा चालू करते हैं। पहले तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझिए, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप बताइए मुझे सबसे पहले। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आप मुझे बताइए क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप बताएंगे मुझे व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यू टेल मी प्लीज, बताइए। आप बताइए, आप जब तक नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। किसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। दीक्षा, काफी फर्जी टाइप की डेफिनेशन आपने दी। ऋषिक मुखर्जी, टेंडेंसी टू टेक अप इलेक्ट्रॉन। वाह, ये तो और ही महा फर्जी टाइप की हुई। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये काफी हद तक ठीक बोली। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, अधिकता, फलाना मोहम्मद, अरे कुछ भी बोल रहे हो भाई। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं। कोई भी दो एलिमेंट के बीच जब कोई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवलेंट बॉन्ड, पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है और केवल सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन हां ये सच बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, केवल कोवलेंट बॉन्ड का, ये याद रहे, और केवल सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली ए कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड ओनली ए कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। केवल कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, आयनिक वाला नहीं, और सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। तो दो एलिमेंट के बीच जब भी कोई सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होगा, तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे
उन इलेक्ट्रॉनों को दोनों में से कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा कर पाएगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, कौन अपनी तरफ ज्यादा पुल कर पाएगा, इसकी टेंडेंसी को ही कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड का ही कॉन्सेप्ट है, एक एक बात बताता जाता हूं, और पाई बॉन्ड का कतई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी सूरत हाल में पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पक्का पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 100% पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न कर लेना चाहता हूं, एक प्रश्न कर रहा हूं कि मैंने मान लीजिए एक CO बॉन्ड लिया और मैंने मान लीजिए एक C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लिया, ठीक है। मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिखे और मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिखे। मान लो यहां पर ये बॉन्ड है सिग्मा, मान लो यहां पे भी ये बॉन्ड है सिग्मा, और मान लो यहां पर ये बॉन्ड है पाई। बहुत बढ़िया भाई। और इस पाई बॉन्ड के मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन है पिंकी 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 पिंकी। तो हमको अच्छे से पता है कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, कोई दो राय नहीं। पिंकी पप्पू, एवरीबडी नोज ऑक्सीजन इज फार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन रिश्ते में कार्बन की पापा लगते हैं। अगर ये पापा लगते हैं तो डेफिनेटली 100% श्योर 500% ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगी। इट मींस अगर मुझे डेंसिटी की पिक्चर बनानी पड़े कार्बन ऑक्सीजन की, तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच ये जो शेयर डेंसिटी है, उस शेयर डेंसिटी का ज्यादातर हिस्सा कार्बन की तरफ होगा, ज्यादातर हिस्सा कार्बन की तरफ होगा। इस तरीके से ऐसे रही होगी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मेरे ख्याल से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सिग्मा बॉन्ड की मैंने अगर पिक्चर बनाऊं तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं पक्का। इस कार्बन ऑक्सीजन में भी सिग्मा बॉन्ड की पिक्चर मोर और लेस ऐसी ही होगी, मोर और लेस ऐसी ही होगी ऑक्सीजन की तरफ। इस पाई बॉन्ड की पिक्चर कैसी होगी मुझे ये बताओ। पाई बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ झुके हुए होंगे मुझे ये बताओ। ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ झुके हुए होंगे मुझे ये बताओ। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ झुके हुए होंगे मुझे ये बताओ। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ झुके हुए होंगे मुझे बताओ। इक्वली शेयर्ड टुवार्ड्स कार्बन, I think in the middle, Nazia. Bhavani carbon. What do you think, Mehak? Mehak, what do you think? Equal towards carbon. Equal shared. बीच में रहेंगे, किसी की तरफ नहीं होंगे। टुवार्ड्स कार्बन। याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल केवल सिग्मा बॉन्ड्स का ही इफेक्ट है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल पाई बॉन्ड्स का इफेक्ट नहीं है। पाई बॉन्ड्स के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल की चर्चा नहीं की जाती, वो सिग्मा बॉन्ड्स का ही प्रोप्राइटरशिप अधिकार है। पाई बॉन्ड की प्रेजेंस में अगर ऐसा हुआ तो हम इसको सिग्मा बॉन्ड की तरह डेंसिटी को उसकी तरफ नहीं बताएंगे, बल्कि हम ये कहेंगे अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ झुके हुए नहीं होंगे, बल्कि वो ऑक्सीजन पे ही होंगे। मींस पाई बॉन्डों के केस में आप पोलराइज करके नहीं बताएंगे, आप उस बॉन्ड को ही ब्रेक कर देंगे, पाई बॉन्ड को ही आप तोड़ देंगे, और आप उन केसेस में यहां पर इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे अगर आपको एक्सप्लेन करना है, रेजोनेंस के थ्रू। यही ब्यूटी है। सिग्मा बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप सिंपली कह सकते हैं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिस्प्लेस्ड है। पाई बॉन्डों के केस में ऐसा नहीं होगा कि इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ झुके हुए, नहीं, आप कहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ही रहते हैं, या कुछ पार्ट दोनों इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन पे लाई करता है। ऐसे केस में आप वहां पे पोलराइजेशन नहीं बताते हैं, आप बॉन्ड ही ब्रेक कर देते हैं, और वहीं से कहानी स्टोरी जन्म लेती है रेजोनेंस की। इसीलिए पाई बॉन्डों में एक नया कॉन्सेप्ट जन्म ले लेगा, पाई बॉन्डों में एक नई स्टोरी जन्म ले लेगी, रेजोनेंस हम बताने लगेंगे, वहां एक नई कहानी आ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? पक्का समझ में आई? 100% बोलो। सिग्मा बॉन्ड के पोलराइजेशन में तोड़ के नहीं बताते, वहां तो नॉर्मली आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बता दोगे कि डाइपोल बन गया, इस पर माइनस है उस पर प्लस है। पाई बॉन्डों में आप बॉन्ड ही उखाड़ डालोगे, पूरा बॉन्ड ही वहां। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां बची? यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां बची? आपने तो बॉन्ड उखाड़ के ही दे दिया ऑक्सीजन को, पूरा बॉन्ड ही उखाड़ के ऑक्सीजन को दे दिया आपने। तो आया समझ में? 100% आया। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है मैंने, कैसे कॉन्सेप्ट जन्म लेता है रेजोनेंस का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है मैंने, कैसे कॉन्सेप्ट। अरे हाइपर कॉन्जुगेशन सब आ जाएगा, आगे का मत बोला करो भाई। हाँ, वो सिग्मा के थ्रू हुआ है। मनस्विनी सेन वो सिग्मा के थ्रू ही हुआ है। यस, वो सिग्मा के थ्रू ही हुआ है। यस, वो सिग्मा के थ्रू ही हुआ है। इस सिग्मा की वजह से ये जो सिग्मा था ना, मनस व्हाटएवर जो भी नाम आपका, इसकी वजह से यहां माइनस था और यहां प्लस था, इसीलिए हमने इस बॉन्ड को उसको भेजा है माइनस वाले को। डेफिनेटली हाँ टीआर सिरवी, तेरा कमेंट दिख रहा है मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हमने कर ली, आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 प्रकार की डील की जाती है। प्री जीओसी चल रही है, प्री जीओसी, अभी जीओसी शुरू नहीं हो रही है। पहली होती है एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एक हाइपोथेटिकल टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम रेफरेंस हाइड्रोजन मानते हैं। एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो। हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस ले लेते हैं हम, हाइपोथेटिकली ये रेफरेंस ले लेते हैं, और फिर हाइड्रोजन के साथ उस एलिमेंट को जोड़ जोड़ के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। दिस इज कॉल्ड एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी होती है ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक एलिमेंट नाउ के एक पूरा ग्रुप है, उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है। जैसे पूरे CH3 ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। अगर हम पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना चाहते हैं, या पूरे CF3 ग्रुप की देखना चाहते हैं, या पूरे NF2 ग्रुप की देखना चाहते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बेसिकली ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज कॉल्ड ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीसरी स्टोरी जो है, द थर्ड स्टोरी जो है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। अब ये क्या बला है, ये भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में एक की एलिमेंट की बड़ी चर्चा की जाती है, बार बार इस की एलिमेंट के बारे में बात की जाती है। क्या है जनाब ये की एलिमेंट? आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। मैंने कहा कि अगर हम कोई CF3 ग्रुप ले रहे हैं तो अगर आप पूरे CF3 ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इस पूरे ग्रुप की, पूरे की, तो इसे बोलेंगे ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरे की, पूरे CF3 ग्रुप की, दिस इज कॉल्ड ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर आप इस मॉलिक्यूल के अंदर केवल कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, ओनली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओनली कार्बन की, केवल आप इस कार्बन जिस पर की प्लस है, केवल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो इसको कहा जाता है की एलिमेंट। की एलिमेंट का क्या मतलब हो गया जनाब? की एलिमेंट का मतलब हो गया ऑर्गेनिक की जो चेन बनी हुई है या आपका जो ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप का पहला एलिमेंट जो किसी से जाके जुड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट, इस डंडे के पास जो एलिमेंट रहता है, जैसे NO2 हम बनाए तो ये जो एलिमेंट है दिस इज की एलिमेंट, ये डंडे से जुड़ा हुआ पहला एलिमेंट जो किसी से जाके डायरेक्टली अटैच होगा, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड की एलिमेंट। क्या आपको की एलिमेंट का मतलब समझ में आया? पक्का की एलिमेंट का मतलब समझ में आया? 100% की एलिमेंट का मतलब समझ में आया? हाँ, समय शेर नया ही सीखेगा, डोंट वरी, सब नया ही सीखेगा नाजिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड की एलिमेंट। तो क्या आपको की एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया? पक्का आप की एलिमेंट का मतलब समझ गए क्या? अब क्वेश्चन उठता है, इस की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैसे बदल सकती है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक सिंपल कार्बन लूं और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखूं, तो व्हाटएवर जो भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x लिख देता हूं मैं, ठीक है, x, व्हाटएवर जो भी वैल्यू होगी पॉलिंग के अकॉर्डिंग, मैं नहीं जा रहा हूं अलग अलग स्केल्स में। जैसे ही इस कार्बन से आपने कोई ऐसा एलिमेंट जोड़ दिया जो इस कार्बन पर पॉजिटिव ले आया, तो गारंटी की बात है अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब x से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होना होता है। तो इससे हमें एक बात समझ में आई, अगर किसी भी की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ भी है तो उस की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बगल वाले ग्रुपों को जोड़ जोड़ के हम बदल सकते हैं। अभी ये कार्बन था sp3, क्या था जनाब? अभी sp3 था, नॉर्मल कार्बन। अगर मैं इस कार्बन को sp2 बना दूं, मतलब इस कार्बन को दूसरे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ दूं, sp2 बना दूं, तो भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी। बोलो बेटा जी। अगर मैं गलती से इस कार्बन के पर माइनस ला दूं, O- से इसको जोड़ दूं, तो इस पर माइनस आ जाएगा। ऐसे केस में गारंटी से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी, पक्का घट जाएगी। बोलो बेटा जी, 100% घट जाएगी, कोई दो राय नहीं कि घट जाएगी, पक्का बोलो। और अगर मान लीजिए कि ये जो कार्बन था ये किसी दूसरे ग्रुप से कोई 110 डिग्री पर मौजूद था, पहले ऑलरेडी 110 डिग्री पर मौजूद था, या ऐसे मत समझिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर यहां जो बॉन्ड एंगल था इसका, वो मान लीजिए 110 डिग्री था, 110 डिग्री था, या ये वाला एंगल, कोई भी एंगल मान लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये वाला एंगल 110 डिग्री था। मान लीजिए यहां कोई x लड़े थे। अब मान लो ये वाला जो एंगल है, ये यहां रिपल्सन बढ़ने से 120 डिग्री हो जाए, और मान लो कोई x डैश और x यहां पर लगा दें, तो ऐसे केस में जैसे ही बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, थीटा बढ़ने पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएंगे, और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेंगे तो गारंटी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज बढ़ जाएंगी, गारंटी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएंगी, 100% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएंगी ऐसे केसेस में। और अब इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस वाले कार्बन से ज्यादा होंगी,
इसका सीधा सा मतलब है किसी कार्बन पर चार्ज आने से इसकी ईएन बदल जाएगी, किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बदलने से ईएन बदल जाएगी, की एलिमेंट का बॉन्ड एंगल बदलने से भी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाएंगी। तो ये जो नई बदली हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगी, अब इस कार्बन की जो भी ईएन होगी, अब इस कार्बन की जो भी ईएन होगी, अब इस कार्बन की जो भी ईएन होगी, अब उस कार्बन की जो भी ईएन होगी, इन ईएन को क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मॉडिफाइड हुई है, चेंज हो गई है। हेमंत त्यागी दिख रहा है? हाँ, हेमंत त्यागी बिल्कुल मैसेज दिख रहा है। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाएंगी, इन्हें बोलेंगे मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आपको मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ में आया? बताओ कितने तरीके से चेंज हो सकती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेल मी, कितने तरीके से चेंज हो सकती है? अगर हम मॉडिफिकेशन बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, अगर हम मॉडिफिकेशन बोले तो 3 प्रकार से एक तरह से चेंज हुई हम लोग बोलेंगे। बोलो बेटा जी, पहला किससे चेंज हुई? पहला चेंज हुई चार्ज की वजह से, गारंटी से, चार्ज की वजह से चेंज हुई। दूसरा चेंज हुई हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, गारंटी से। और तीसरा चेंज हुई बॉन्ड एंगल की वजह से। क्या ये तीनों, इसको परसेंटेज एस करेक्टर भी बोलते हैं। क्या ये तीनों बात आपको समझ में आई? और चार्ज की वजह से चेंज कितने हुई? जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बढ़ती चली जाएंगी, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा नेगेटिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की एलिमेंट की घटती चली जाएंगी। हाइब्रिडाइजेशन में हम कह सकते हैं जितना एस करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बढ़ती चली जाएंगी, जितना एस करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बढ़ती चली जाएंगी, यस इंक्रीज होती चली जाएंगी। और बॉन्ड एंगल में जितना बॉन्ड एंगल बढ़ेगा परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की एलिमेंट की उन पर्टिकुलर बॉन्ड्स में बढ़ती चली जाएगी, उन पर्टिकुलर बॉन्ड्स में बढ़ती चली जाएगी। आनंद कुमार बॉन्ड एंगल वाला, आनंद कुमार बॉन्ड एंगल वाला आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ सकते हो। आनंद कुमार बॉन्ड एंगल वाला केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ सकते हो आप। जैसे जैसे बढ़ता है ना, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस करेक्टर के, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस करेक्टर के। आनंद मैं बता देता हूं, जब भी किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल की चर्चा की जाती है, आनंद आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर डिस्कसिंग बॉन्ड एंगल इन एनी मॉलिक्यूल लाइक दिस, और अगर आप थीटा की बात करते हो तो ये जो थीटा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के। जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ते चले जाते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं, कोई दो राय नहीं इसमें। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है केमिकल बॉन्डिंग में। इस बॉन्ड एंगल की कोसाइन वैल्यू एस अपॉन एस माइनस 1 होती है। कॉस थीटा बराबर एस अपॉन एस माइनस होता है। केमिकल बॉन्डिंग के मेरे लेक्चर यूट्यूब पे भी हैं, हर जगह हैं, वहां आप चेक कर सकते हैं। वहां आप चेक कर सकते हैं। गुड देवाशीष, ठीक है। तो 3 बातें हमने सीखी। क्या आप मॉडिफिकेशन समझ गए? चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बढ़ती जाती है, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बढ़ती जाती है, और बॉन्ड एंगल से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बढ़ती चली जाती हैं। ये बात सीखी। इट मीन्स अगर किसी पर डेल्टा माइनस हो, पूरा माइनस आ जाए तो इसकी ईएन कम रहेगी, उससे ज्यादा ईएन होगी अगर किसी पर डेल्टा माइनस हो, उससे ज्यादा ईएन होगी न्यूट्रल की,
उससे ज़्यादा En होगी किसी पर डेल्टा प्लस हो, और उससे ज़्यादा En होगी किसी पर प्लस हो। इस तरह से किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मॉडिफाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं मॉडिफिकेशंस को, राइट। ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और ये बात भी हम देख चुके हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, एलिमेंटल वर्सेज मॉडिफाइड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। एलिमेंटल वर्सेज मॉडिफाइड, अब ये क्या चीज है, इसको भी जरा समझना पड़ेगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में एक कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, बेहद यूज होता है ऑर्गेनिक में, एलिमेंटल वर्सेज मॉडिफाइड। हमको पता है कि कार्बन से डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन से डेफिनेटली ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से डेफिनेटली ज्यादा होती है फ्लोरीन की। सबको पता है, एवरीबडी नोस। लेकिन सवाल उठता है, ये एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर कार्बन अपने डिफरेंट फॉर्म में हो, मतलब कार्बन तो 3 फॉर्म में हो सकता है, कार्बन sp3 भी हो सकता है, कार्बन sp2 भी हो सकता है, कार्बन sp भी हो सकता है डेफिनेटली। ऐसे ही नाइट्रोजन भी अपने डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। तो ये तो सच हो गया, अगर सेम फॉर्म में देखें तो कार्बन sp3 से नाइट्रोजन sp3 की ज्यादा होगी, कार्बन sp2 से नाइट्रोजन sp2 की भी ज्यादा होगी, और कार्बन sp से नाइट्रोजन s की भी ज्यादा होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर कंपैरिजन कोई करने लग जाए इनसे, कि कार्बन का ये और नाइट्रोजन का कोई दूसरा, कार्बन का ये और नाइट्रोजन का कोई दूसरा, कार्बन का ये और नाइट्रोजन कोई दूसरा, उस केस में वन जंप रूल काम करता है। एक कहानी है, मेरा ही बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड वन जंप रूल। अच्छा, ये क्या है मेरा बनाया हुआ, समझ लीजिए, मेरा ही बनाया हुआ है ये वन जंप रूल। ये वन जंप रूल कहता है, अगर आप प्रीवियस का sp लोगे, कार्बन का sp लोगे, और अगले वाले का अगर sp3 लोगे, तो फिर ये जंप कर जाएगा, कार्बन बड़ा हो जाएगा sp3 से, रिवर्स हो जाएगी चीज। अगर नाइट्रोजन का sp लोगे और अगर आप उसको ऑक्सीजन के sp3 से कंपेयर करने लग गए, तो जंप कर जाएगी चीज। दिस इज कॉल्ड वन जंप रूल, प्रपोज्ड बाय वेद प्रकाश। मैंने प्रपोज किया है। एक जंप रूल आपका काम करता है। ये बेहद काम की कहानी है, जो केमिस्ट्री में आपको काम आती है। किसी किताब में वन जंप रूल का जिक्र नहीं मिलेगा, मिल जाए तो आके बता देना मुझे आज तक। दिस इज वन जंप रूल की स्टोरी, ठीक है, एक जंप रूल की स्टोरी है। बहुत बढ़िया जनाब। तो आइए अब अगर हम बेसिकली इस वन जंप रूल को ओवरऑल देखना चाहें, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, अगर यहां मैं कार्बन का sp3 लिखता हूं, अगर मैं यहां कार्बन का sp2 लिखता हूं, अगर मैं यहां कार्बन का sp लिखता हूं, तो नाइट्रोजन का sp3 कहीं यहां से शुरू होगा कहानी, फिर नाइट्रोजन का sp2 ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा, फिर नाइट्रोजन का sp ऑब्वियसली ऊपर होगा, ऑक्सीजन के sp3 की स्टोरी कहीं यहां से शुरू होगी, फिर ऑक्सीजन का sp2 कहीं यहां होगा डेफिनेटली, sp2 कहीं यहां होगा, और फिर फ्लोरीन कहीं यहां पर होगी, फ्लोरीन कहीं यहां पर होगी नॉर्मल sp3 के केस में। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसको आप समझ सकते हो कि कार्बन के sp2 से ज्यादा होता है कार्बन sp2 से sp3 से ज्यादा, फिर नाइट्रोजन sp3, उसके बाद कार्बन sp, फिर नाइट्रोजन sp2, फिर उसके बाद ऑक्सीजन sp3, फिर नाइट्रोजन sp, उसके बाद ऑक्सीजन sp2, और अंत में आपका फ्लोरीन। ये एक नॉर्मल सीक्वेंस हुआ मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कई लोग ऑक्सीजन sp को ऊपर कर देते हैं, पर ऑक्सीजन sp में पाया नहीं जाएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मली sp में मिलेगा नहीं, आपको पाया ही नहीं जाएगा, नॉर्मल ऑक्सीजन मिलेगा नहीं आपको।
हाँ कर रहे हैं ना कंपेयर, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले कार्बन sp3 होगा, फिर कार्बन sp2 होगा, फिर नाइट्रोजन sp3 होगा, फिर कार्बन sp होगा, फिर नाइट्रोजन sp2 होगा, फिर नाइट्रोजन sp होगा, फिर नाइट्रोजन sp2, फिर ऑक्सीजन sp3 होगा, फिर नाइट्रोजन sp होगा, फिर ऑक्सीजन sp2 होगा, और फिर फ्लोरीन sp3 होगा। नॉर्मल पिक्चर अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें तो वो ये वाली आएगी। दिस इज ओवरऑल कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल, ओवरऑल कंपैरिजन है ये। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पक्का बताइए। कंफर्म मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ में आया? यस, केमिकल बॉन्डिंग में, हाँ केमिकल बॉन्डिंग सब जगह है ये। समझ में आया? तो अब चार्ज के बेस पे, हाइब्रिडेशन के बेस पे देख लिया, चार्ज के बेस पे बताइए, चार्ज के बेस पे ख्यालात क्या है आपके, क्या ख्यालात हैं आपके चार्ज के बेसिस पे, या चार्ज के बेस पे कंपैरिजन करें तो किस प्रकार के ख्याल आप रखते हैं? यू हैव टू टेल मी, आपको मुझे बताना है। NH3 प्लस, NO2, NH2, तीनों को कंपेयर करके बताइए, तीनों को कंपेयर करके बताइए आपके ख्यालात क्या हैं, किस तरह के ख्यालात रखते हैं आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इन तीनों में की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कीजिए, इन तीनों में की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कीजिए इन तीनों में। और चाहें तो दो लिख लीजिए, NH माइनस कर लीजिए और NF2 भी कर लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए। यस, यहां पर N पर प्लस है। अगर इसकी बात करें, अगर स्ट्रक्चर बना लेते हैं NHHH पूरा प्लस है। यहां पर बात करें तो NOO, अगर इस बॉन्ड को डीलोकलाइज करना हो तो इसको हम प्लस और स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं, यानी कि पार्शियल प्लस है। यहां पर N पर पूरा प्लस है, यहां पर N पर काफी हद तक पार्शियल प्लस है, काफी हद तक, राइट। पूरा भी मान लो लेकिन टेम्पोरेरी प्लस है। यहां N की बात करें तो NHH, और NHH में नाइट्रोजन पर डेफिनेटली माइनस रहेगा डेल्टा। इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन पर माइनस डेल्टा है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। NH माइनस की जहां तक सवाल है, इस पर तो लिखा ही हुआ है माइनस,
तो ये तो N का पूरा ही माइनस हो गया डेफिनेटली। और जहां तक NF2 का प्रश्न है, नाइट्रोजन से फ्लोरीन विड्रॉ करेगी तो यहां पर प्लस होगा, लेकिन गारंटी से बात है पाई में जो डेफिशिएंसी आएंगी, यहां पर कैनोनिकल में पूरा ही प्लस है, इसका मतलब यहां डेल्टा प्लस काफी ज्यादा होगा, और वहां जो डेल्टा प्लस होगा वो होगा तो सही लेकिन इससे कम होगा। इससे कंपैरिजन करें तो इससे कम लिख सकते हैं डेल्टा प्लस को हम। इससे कम लिखने के मैंने डबल डेल्टा लिख दिया, थोड़ा कम, राइट और नॉट। उसको डबल डेल्टा कर दो या इसको डेल्टा डैश कर दीजिए, कोई बात नहीं। उतना प्लस नहीं होगा जितना NO2 में प्लस है, डेफिनेटली उतना प्लस नहीं होगा जितना NO2 में प्लस है। NO2 की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि उनकी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो पूरा प्लस ही दिखाते हैं उन पर। एक कैनोनिकल में तो पूरा प्लस ही दिखाते हैं उस पर। जब NO2 की स्ट्रक्चर बनाओगे आप, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NO2 को प्लस और माइनस से, राइट। तो अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन पर पूरा प्लस यहां है, इसका मतलब गारंटी की बात है NH3 प्लस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगी। फिर डेफिनेटली बात है NO2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। फिर डेफिनेटली बात है आंसर आएगा NF2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, NF2 के केसेस में होगा। फिर डेफिनेटली आंसर आएगा NH2 का, और फिर डेफिनेटली आंसर आएगा NH माइनस का। क्या आप ये बात समझ गए क्लियरली? 100% समझ गए? बोलो बेटा जी। यहां नाइट्रोजन का प्लस है, यहां नाइट्रोजन का डेल्टा प्लस है, यहां नाइट्रोजन का डेल्टा प्लस डैश है, यहां नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस है, और यहां नाइट्रोजन पर पूरा माइनस है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? फटाक से मुझे बताइए, कितने लोगों को की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट? एक, दो, 5, 3, 4, ठीक। आ गया? तो ये आज मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चाएं की थी जीओसी की। अगली क्लास से हम जीओसी स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास से इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करेंगे, अगली क्लास में ही खत्म भी हो जाएगा, और फिर हम रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट की चर्चाएं करेंगे। ठीक है? कैसे हुआ मैं बता देता हूं, इधर देख लो, मैं बता देता हूं। बी और ई में कैसे हुआ, मैं आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सुन लीजिए। अगर कोई कहे कि बताओ COOH को कंपेयर करना हो मुझको, दिस COOH को, ठीक है, CF इससे कंपेयर करना हो, किस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की ज्यादा है, राइट? इस कार्बन की EN किस केस में ज्यादा होगी मुझे पूछे, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें केवल डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस ही लिख सकते हो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है उसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ही होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, वीक डिस्प्लेसमेंट या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। बट जो पाई बॉन्ड्स हैं आपके, उन पाई बॉन्डों में कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं हम इस तरीके से, ऐसा करके। आगे आपको पढ़ाऊंगा रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, और जब कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप ये समझ सकते हो इन केसेस में कार्बन पर पूरा प्लस है और इन केसेस में कार्बन पर डेल्टा प्लस है, राइट? तो ओवरऑल इन केसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को हम ज्यादा आंकेंगे इन केस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ये बात आपको समझ में आ गई? पक्का बोलो। इनमें पार्शियल पॉजिटिव आता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है,
पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, पार्शियल चार्ज थोड़ा, इस बॉन्ड का थोड़ा चार्ज उधर जा रहा है, इसमें पूरा बॉन्ड ही उठ के चला जा रहा है, इसमें पूरा बॉन्ड ही उठ के चला जा रहा है, इसमें बॉन्ड का थोड़ा सा हिस्सा जा रहा है, इसमें पूरा बॉन्ड ही ऊपर उठ के चला जा रहा है, इसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, यही फर्क है दोनों में, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? और मैं समझा देता हूं, समझाने के लिए तो अब आप चिंता ही नहीं करिए, एक से एक ज्ञान की बात मैं समझाऊंगा। मैं सिलेबस नहीं, ज्ञान ही पढ़ाता हूं, सिलेबस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो इसको कैसे लिखते हैं, NO2 को मुन्ना ऐसे लिखते हैं और NF2 को मुन्ना ऐसे लिखते हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड है तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट बताते हैं हम, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। इसमें सिग्मा नहीं है, पाई है। तो पहली बात तो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही बताएंगे, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड O O, यहां पर बताया जाएगा माइनस और यहां पर पूरा प्लस। तो अब आप देख लो, इसमें कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है, एक तरह से कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है इसमें, एक तरह कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से। यस, मोर डिस्प्लेसमेंट मतलब मोर पॉजिटिव, मोर डिस्प्लेसमेंट मतलब EN नहीं है, मोर पॉजिटिव मतलब EN है स्वाति, मोर पॉजिटिव मतलब EN है, जितना पॉजिटिव उतना EN ज्यादा, मोर पॉजिटिव मतलब EN ज्यादा। चंचल पारा सर, क्या बताऊं, क्या पूछा है चंचल? COCF में तो CF की ज्यादा होगी चंचल, कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। COCF में तो CF की ज्यादा होगी, अकेला अगर CO अकेला CF हो तो उसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आज आपके साथ शुरू किया, बहुत सारे टॉपिक्स आप और हम मिलके पढ़ेंगे, सो मेनी टॉपिक्स वी विल डिस्कस। और हो सकता है कि पहली बार इन 10 सालों के करियर में आपका ऐसा बैच रहे जिसमें सबसे ज्यादा यूनिट्स मैं पढ़ाऊं, मोस्ट ऑफ द यूनिट्स, सो क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तैयार रहिए, एक्साइटेड रहिए। अभी तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी एकदम जबरदस्त। बी रेडी एंड एक्साइटेड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।